नमस्कार, मैं अश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका मॉर्निंग वॉइस में। रुक करते हैं अहम खबरों की ओर। भारत और मलेशिया के मजबूत होते संबंधों के लिए आज बेहद अहम दिन है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के मलेशिया दौरे पर हैं। पीएम मोदी का ये दौरा अगस्त 2024 में भारत मलेशिया संबंधों को समग्र रणनीति साझेदारी तक बढ़ाने के बाद हो रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा और सुरक्षा सहयोग के साथ साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र में साझेदारी को लेकर एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। ऐसे में पीएम मोदी का ये मलेशिया दौरा दोनों देशों के लिए कई मायनों में खास होने जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के मलेशिया दौरे के क्या मायने हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के आमंत्रण पर हो रही ये बैठक इससे भारत मलेशिया संबंधों को और भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान व्यापार, वित्त, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। आपको बता दें कि आसियान इंडिया इकोनॉमिक्स काउंसिलिंग के चेयरमैन रमेश ने कहा कि मलेशिया सरकार और वहां की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से स्वागत कर रही है। उन्होंने कहा कि ये लंबे समय से प्रतीक्षित यात्रा है और लोग पीएम मोदी को देखने, सुनने और उनसे मिलने को लेकर बहुत उत्साहित हैं। आपको बता दें कि ये भारत मलेशिया रिश्तों के लिए नई ऊंचाई पर ले जाने का सुनहरा मौका है। आपको बता दें कि रमेश ने बताया कि वर्ष 2023 से 24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 20 अरब डॉलर का रहा, जिसके आगे और बढ़ने की उम्मीद है। आपको बता दें कि साथ ही भारत आसियान और भारत मलेशिया के व्यापारिक रिश्ते भी लगातार मजबूत हो रहे हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए ये महीना बहुत रोमांचक होने वाला है। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए क्योंकि क्रिकेट के महाकुंभ का आगाज होने वाला है। T20 वर्ल्ड कप में इस बार 20 टीमें खिताब के लिए 55 मैचों के मुकाबले करेंगी। आपको बता दें कि दुनिया भर में लाखों फैंस पर वर्ल्ड कप का बुखार चढ़ा हुआ है और हर कोई उन टीमों की एक झलक पाने के लिए उत्साहित है। आपको बता दें कि जो ट्रॉफी के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार है। भारतीय टीम डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर टूर्नामेंट में उतर रही है और उसका लक्ष्य तीसरी बार ट्रॉफी जीतकर खिताब बचाने वाली इकलौती टीम बनना होगा। 20 टीमों को 5-5 के 4 ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें से हर ग्रुप की जो टॉप 2 टीम सुपर 8 में पहुंचेंगी, जहां टीमों को पहले से तय सीडिंग के हिसाब से रखा जाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल दुबई में हुई एशिया कप के बाद ये T20 विश्व कप की राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गई है। भारतीय महाद्वीप के देश पाकिस्तान और बांग्लादेश ने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को क्रिकेट के मैदान में उतारकर जेंटलमैन गेम को अपवित्र करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपको बता दें कि भारत में सुरक्षा कारणों का हवाला देकर खेलने से इनकार करने वाला पड़ोसी देश बांग्लादेश टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। कभी बांग्लादेशियों पर अत्याचार करने वाला पाकिस्तान 1971 के जख्म को कम करने के लिए भारत के विरोध में मैच खेलने से इनकार कर चुका है। हालांकि मेजबान भारत और श्रीलंका शनिवार से शुरू हो रहे हैं इस विश्व कप की मेजबानी में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। ओला, उबर और रैपिडो कंपनियों के ड्राइवर देश भर में आज हड़ताल पर रहेंगे। आपको बता दें कि ड्राइवरों ने इसे ओला इंडिया ब्रेकडाउन का नाम दिया है और वे अपना मोबाइल ऐप बंद रखेंगे। इसके चलते लोगों को कैब, ऑटो या बाइक टैक्सी मिलने में दिक्कत हो सकती है। इस हड़ताल का आह्वान तेलंगाना गिग वर्कर्स यूनियन और दूसरे संगठनों ने मिलकर किया है। आपको बता दें कि उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि 7 फरवरी को पूरे देश में ड्राइवर काम बंद रखेंगे। उनका कहना है कि ना तो कोई किराया तय है, ना ही कोई नियम, बस उनका शोषण हो रहा है। यूनियन ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखकर अपनी शिकायतें बताई। ड्राइवरों का कहना है कि सरकार की तरफ से कोई किराया तय नहीं है,
इसीलिए कंपनियां अपनी मर्जी से पैसे काटती हैं। इस वजह से ड्राइवरों के लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा है और उनकी कमाई का कोई भरोसा नहीं रहा है। मथुरा से आपको बड़ी जानकारी बता रहा है। मथुरा जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार मथुरा जिले के सुरीर कोतवाली इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह बस में सवार युवकों ने लघु शंका के लिए बस रुकवाई और उतरकर सड़क किनारे लघु शंका कर रहे थे। इसी दौरान युवकों को तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी। आपको बता दें कि शनिवार तड़के करीब 3:30 बजे नोएडा से आगरा की ओर जा रही बस में सवार यात्रियों को लघु शंका लगी तो बस को सुरीर कोतवाली क्षेत्र में माइलस्टोन 88 के माध्यम चालक ने रोक लिया। आपको बता दें कि बस रुकने के बाद जैसे ही लघु शंका करने के लिए यात्री उतरे, तभी नोएडा की ओर से तेज रफ्तार से आ रहा कंटेनर ने यात्रियों को रौंद दिया। आपको बता दें कि जिससे 6 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर सुरीर पुलिस एवं यमुना एक्सप्रेसवे के सुरक्षा कर्मियों ने मृतकों को एम्बुलेंस की मदद से मोर्चरी भिजवाया, साथ ही अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मथुरा से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि सूचना पर पुलिस ने घायलों को अस्पताल भर्ती कराया है। आपको बता दें कि शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मथुरा जिले के सुरीर कोतवाली इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर शनिवार को सुबह यह हादसा हुआ। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता फारूक मथुरा से जुड़ रहे हैं। फारूक, मथुरा जिले में से जो ये बड़ा दर्दनाक घटना जो सामने आई है, जिसमें सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोगों को घायल बताया जा रहा है। फारूक, क्या लगता है कि इसके पीछे का क्या कारण रहा, इस हादसे के पीछे का? ये मथुरा में बड़ा हादसा हुआ है। यमुना एक्सप्रेस वे के माइलस्टोन 88 का ये मामला है और जिसमें यमुना एक्सप्रेस वे पर बेकाबू कंटेनर ने 6 यात्रियों को रौंद दिया है। बस से उतरते समय यह हादसा हुआ है। नोएडा से आगरा जा रही थी ये बस। यमुना एक्सप्रेस वे पर शनिवार तड़के कंटेनर ने 6 यात्रियों को रौंद दिया है। सभी की मौके पर ही मौत हो गई है। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। बस नोएडा से आगरा की ओर जा रही थी। जानकारी के मुताबिक जब चालक ने बस को निर्धारित ग्रीन जोन पर न रोककर सड़क किनारे ही खड़ा कर दिया था, इसके बाद कई यात्री बस से उतरकर नीचे खड़े हुए थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे कंटेनर ने टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जबरदस्ती के मौके पर ही 6 लोगों की दर्दनाक इसमें मौत हो गई है और कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ये घटना सुरीर थाना क्षेत्र में माइलस्टोन 88 के पास सुबह करीब 2:45 बजे की बताई जा रही है। जी फारूक, क्या लगता है कि मथुरा में ऐसे हादसे पहले भी देखने के लिए मिले हैं? जी देखिए यास्मीन, बिल्कुल। एक 16 दिसंबर को एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें लगभग 19 लोगों की इसमें मौत हो गई थी और बसें आपस में टकराई थी कोहरे के कारण और इनमें जो है जबरदस्त आग लग गई थी। सारी बसों में आग लगी थी, कई छोटे वाहनों में आग लगी थी। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसने सभी को झकझोर करके रख दिया था। लेकिन यास्मीन, आज फिर एक बड़ा हादसा होता है। ये सुबह 2:45 बजे की घटना है, जब एक कंटेनर ने तमाम जो बस के यात्री थे उनको रौंद दिया है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य सुबह से जारी है और तमाम पुलिस की टीमें इसमें लगी हुई हैं राहत बचाव कार्य में। और देखिए जो हादसा हुआ है ये एक दुखद और बड़ा ही हृदय विदारक घटना हुई है। जी
बिल्कुल फारूक। फारूक, ये जो लगातार हादसे जो मथुरा में देखे जा रहे हैं, क्या लगता है इसकी क्या मुख्य वजह हो सकती है? देखिए, ऐसे जो 16 दिसंबर को जो बड़ा हादसा हुआ था जिसमें तमाम बसों में आग लगी थी, उन बसों में आग लगने के बाद में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया था और एक कमेटी का भी गठन हुआ था, जिस कमेटी ने पूरे यमुना एक्सप्रेस वे को चेक किया था और अपनी रिपोर्ट भी उन्होंने प्रोसेस करी थी कि यमुना एक्सप्रेस वे पे क्या क्या खामियां हैं, कौन कौन से ब्लैक पॉइंट हैं। जो ब्लैक पॉइंट हैं उनको भी चिन्हित किया गया था और सभी को दुरुस्त रखने के लिए कहा गया था। लेकिन कहीं ना कहीं हादसे दर हादसे यमुना एक्सप्रेस वे पे होते हैं और ये भी एक बड़ा हादसा है। जो ब्लैक पॉइंट हैं उनको भी अभी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके से ग्रीन जोन में जो बस थी उनको खड़ा करना था बस के ड्राइवर को, लेकिन ग्रीन जोन में ना बताया जा रहा है, ग्रीन जोन में बस को ना खड़ा करके बस को उन्होंने जो है बीच में ही खड़ा कर दिया था और इससे ये यात्री उतरे बस में से और ये बड़ा हादसा जो है हुआ है। क्योंकि जो ओवर स्पीडिंग है यमुना एक्सप्रेस वे की वो भी अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि जितने भी हाईवे हैं इन पे सब पे ओवर स्पीडिंग को प्रॉपर जो है ठीक किया जाए, जगह जगह कैमरे लगाए जाएं, कैमरों को दुरुस्त किया जाए। यदि ओवर स्पीडिंग होती है तो जितने भी टोल पड़ते हैं उन टोल पे जो है इनका चालान होना चाहिए, भारी भरकम इन पर जुर्माना होना चाहिए और उनके लाइसेंस निरस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक आपका हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। निजामाबाद में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इतिहास और समकालीन राजनीति को लेकर तीखा बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि RSS के दूसरे सरसंचालक MS गोलवकर ने लिखा कि मैगजीन में लिखा था कि सोमनाथ मंदिर की लूट में हिंदू राजा भी शामिल थे। आपको बता दें कि आपको बता दें कि ओवैसी ने राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार के कथित बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर इतिहास का बदला लेने की बात की जा रही है तो फिर रावण की क्रूरता और महाभारत के कौरवों द्वारा किए गए अत्याचारों का बदला कौन लेगा। उन्होंने कहा कि 1994 में दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों का जिक्र करते हुए पूछा कि वहां हुए खून खराबे का हिसाब कौन देगा। ओवैसी ने सामाजिक और आर्थिक मुद्दों की और ध्यान दिलाते हुए कहा कि देश के आज भी करोड़ों बच्चे भूखे सोते हैं, उसका बदला कौन लेगा। उन्होंने कहा कि बदले की राजनीति छोड़कर देश में बदलाव, इंसाफ और विकास की बात होनी चाहिए। गोलवालकर ऑर्गेनाइजर मैगजीन में लिख के दिए कि सोमनाथ की मंदिर को जब लूटा जा रहा था तो हिंदू राजा भी साथ थे। बोलो मोदी जी कौन थे वो? माने हर चीज को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, बोलते तारीख का बदला लो। किससे बदला लेंगे आप? किससे बदला लेंगे बोलो? चलो शुरू करो, बदला लेते हैं। रावण के जुल्म का बदला कौन लेगा? महाभारत में जो कौरवा ने किया उसका बदला कौन लेगा? बताओ कौन लेगा? पुष्पमित्रा संगा ने जो मंदिरों को तोड़ा उसका बदला कौन लेगा? मौर्यस के जमाने में हुंस आए थे, उन्होंने क्या किया उसका बदला कौन लेगा? दिल्ली की सड़कों पर सिखों के खून की होली खेली गई, उसका बदला कौन लेगा? आसाम में नल्ली मैसेकर हुआ, 4000 मुसलमानों को रातों रात काट के फेंक दिया गया, उसका बदला कौन लेगा? अरे कब तक बदले की बात कर रहे? कब तक तुम बदला बदला बोलोगे? अरे कभी तो कुछ तो गरीब को दो। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बच्चे इस देश में भूखे सोते हैं रात में। उन भूखे सोने वाले बच्चों का पेट खाली होता तो उसका बदला कौन लेगा? जो नौजवान बेरोजगार है उनका बदला कौन लेगा? उसकी बात नहीं करते।
मगर बात करते नफरत की बात। अरे बदला लेना छोड़ो, तुम बदलो पहले, पहचानो जिम्मेदारी तुम्हारी क्या है। और फिर मैं अब बीजेपी वालों से पूछना चाह रहा हूं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां प्रतिबंधित चाइनी माजे से होने वाली घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि आज एक बार फिर तीसरी घटना सामने आई है। अलीगंज क्षेत्र में अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार चाइनीज माजे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि घटना उस समय हुई जब वे सड़क से गुजर रहे थे। अचानक गर्दन और चेहरे पर मांझा लगने से वे लहूलुहान हो गए। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत नीरा हॉस्पिटल अलीगंज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद चाइनीज माजे पर प्रभावी रोक न लग पाना प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बरेली में चाइनीज माजे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए प्रशासन और पुलिस ने सख्त अभियान शुरू किया है। आपको बता दें कि डीएम अविनाश सिंह ने निर्देश पर शहर में सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा और ग्रामीण इलाकों में एसडीएम के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया है। आपको बता दें कि इन टीमों का उद्देश्य चाइनीज और शीशा लेपित माजे की बिक्री पर निर्माण पर पूरी तरीके से अंकुश लगाना है। डीएम ने स्पष्ट किया कि वह सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। जिस थाना क्षेत्र में मांझा बिकता मिलेगा वहां के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। पिछले 20 दिनों में 8 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जहां 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसएसपी अनुराग आर्या ने चेतावनी दी कि प्रतिबंधित मांझे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार दुकानों, बाजार और निर्माण स्थलों पर छापेमारी कर रही है। योगी सरकार के निर्देशानुसार चाइनीज मांझे से मौत होने पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। प्रशासन ने जनता से भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। 15 जनवरी से हम लोगों ने एक अभियान चलाया था, जिसमें चाइनीज मांझे का किसी भी प्रकार से अगर उसकी कोई बिक्री करता है, इस्तेमाल करता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का अभियान चलाया गया था। 15 तारीख से अब तक ये अभियान लगातार जारी है। 20 दिनों में 8 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें भारी मात्रा में बरामदगी भी हुई है अलग अलग प्रकार के मांझे की, और इसमें 13 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। 13 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उसके साथ साथ जितना भी मांझा बनाने के कारोबार में लोग हैं, उनके साथ थानों पर बैठक करके उनको अवगत करा दिया गया है कि किसी भी इस प्रकार का कोई भी मांझा जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता हो, उनकी जान को खतरा पैदा कर सकता हो, उसका निर्माण नहीं करेंगे, बिक्री नहीं करेंगे, और अगर कोई करता हुआ पाया जाता है तो कठोरतम कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई उसके विरुद्ध सुनिश्चित की जाएगी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बिजनौर जिले के धामपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जहां खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो का डिप्टी कमिश्नर बताकर रौब जमाने वाला व्यक्ति एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया। आपको बता दें कि मेरठ से पहुंची एसटीएफ टीम ने धामपुर में दबिश देकर मनोज कुमार नामक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि पूछताछ के लिए उसको मेरठ ले जाया गया है। जानकारी के मुताबिक मनोज कुमार नगीना मार्ग स्थित एक मकान में रह रहा था और लंबे समय से खुद को वरिष्ठ अधिकारी बताकर प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों पर दबाव बना रहा था। आपको बता दें कि पुलिस सूत्रों का कहना है कि उसे बड़े मेडिकल कॉलेज पर निजी अस्पतालों के संचालकों को संपर्क थे। वह प्रभावशाली पुलिस अधिकारियों से नजदीकी का खुलासा का फायदा उठाता है। आपको बता दें कि करीब 5 महीने पहले सड़क हादसे में उसकी पत्नी की मौत हो गई। मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में बड़ी अधिकारियों की मौजूदगी से उसका स्वरूप और चर्चा में आ गया। आपको बता दें कि एसटीएफ अब ये जांच कर रही है कि उसने फर्जी पहचान के सहारे कितने लोगों को ठगा है और क्या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।